फ्रेंड्स, आज एथिक्स के डिस्कशन के अंतर्गत उस क्वेश्चन को देखेंगे जिसे डिस्कॉर्ड प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया गया था। क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन सीधा ऐसे पूछा गया है कि जब आप एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएंगे तब आप कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस को लागू करेंगे प्रशासनिक गतिविधियों के अंतर्गत। तो यूपीएससी इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछता है कि हाउ विल यू अप्लाई इमोशनल इंटेलिजेंस इन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस। तो आपके पास ऐसे आंसर्स होने चाहिए कि दैनिक जीवन में यानी कि डेली लाइफ में आप कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज करते हैं, और साथ ही साथ यदि आप एडमिनिस्ट्रेटर बन गए, प्रशासक बन गए कल को, तो वहां पर आप कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज करेंगे। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले कंसेप्ट डिस्कशन देखेंगे। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो कानून होते हैं, जो लॉज हैं, वो कैसे एक व्यक्ति के निर्णयों में भूमिका निभाते हैं, एथिकल निर्णयों या एथिकल डिसीजंस को लेने में, नैतिक निर्णयों को लेने में भूमिका निभाते हैं। देखिए, जो कानून होते हैं वो कई प्रकार से एक प्रशासक के अंतर्गत नैतिक निर्णयों को लाने में भूमिका निभाते हैं। उनके अंतर्गत यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर के अंतर्गत एथिकल वैल्यूज को भी स्थापित करने में लॉज की प्रमुख भूमिका होती है, यानी कानून की प्रमुख भूमिका होती है। पहला जो मूल्य स्थापित होता है वो है इंटीग्रिटी, यानी कि यदि कोई प्रशासक कानूनों का सही तरीके से पालन करेगा तो जो सत्यनिष्ठा रहती है उसकी कानून के प्रति, किसी प्रशासक की कानून के प्रति, वो स्थापित होगी। उदाहरण के तौर पर यदि एक प्रशासक प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट यानी कि जो भ्रष्टाचार के विरोध में कानून लेकर आया गया उसका सही से पालन करेगा, तो जो उसकी सत्यनिष्ठा है, जो उसकी ईमानदारी है कानून के प्रति, वो स्थापित होते हुए नजर आएगी। देन अकाउंटेबिलिटी यानी कि उत्तरदायित्व की भावना भी, यदि प्रशासक कानूनों का सही से पालन करता है तो उत्तरदायित्व की जो भूमिका होती है, जो मूल्य होता है, वो भी स्थापित होगा। उदाहरण के तौर पर यदि प्रशासक आरटीआई कानून का सही से पालन करता है और सारी की सारी जो पारदर्शिता आरटीआई के अंतर्गत स्थापित की गई है उसे लाने में भूमिका निभाता है, तो जो उसका उत्तरदायित्व उसके निर्णयों के प्रति, वो भी स्थापित होगा। देन ट्रस्ट यानी कि जब प्रशासक सही तरीके से कानूनों का पालन करेगा, कानूनों का क्रियान्वयन करेगा, कानूनों को लागू करेगा, तो जो विश्वास है जनता का सरकार के प्रति, प्रशासक के प्रति या प्रशासन के प्रति, वो सही रूप से लागू होने में भूमिका निभाते हुए नजर आएगी। उदाहरण के तौर पर यदि जैसे कि एंटी डाउरी एक्ट है, यदि प्रशासक इसे सही से लागू करता है तो जनता का भी विश्वास बढ़ेगा सरकार के प्रति। तो देखिए, यूपीएससी कई बार क्या होता है, आपसे सीधा यही पूछ लेगा कि कैसे कानून जो होते हैं या जो लॉज होते हैं वो एथिकल डिसीजंस लेने में मदद करते हैं। यूपीएससी कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि कुछ इस प्रकार के उदाहरण दीजिए जहां पर कानून अनैतिक है लेकिन जो व्यक्ति के कार्य हैं वो नैतिक होते हुए नजर आएंगे, यानी कि अनएथिकल लॉज का आप उदाहरण दीजिए। तो देखिए, अनएथिकल लॉज कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं कि जैसे जो नाजीवाद जब था जर्मनी के अंतर्गत, जो उन्होंने कानून बनाए थे, यानी कि उन्होंने बोला था कि जो घेटोइजेशन है और जो कंसंट्रेशन कैंप्स है, विशेषकर जीव जो थे उनके प्रति, उनके विरोध में, वो कानून उन्होंने बोला था नैतिक है। लेकिन अब अगर हम आज के समय में उसका विश्लेषण करेंगे तो कानून अनैतिक है। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि जो नाजी के समय में कानून बने थे वो अनैतिक थे। इसी तरीके से जो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म यानी कि जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के अंतर्गत रेसिज्म को सपोर्ट करने के लिए जो भी कानून बने थे वो भी अनैतिक थे। तो आप ये भी दर्शा सकते हैं अनएथिकल लॉज कुछ इस प्रकार के। देन कभी कभी यूपीएससी ऐसे पूछता है कि नॉट लीगल यानी कि इलीगल है वो चीजें लेकिन एथिकल है, तो ऐसे कुछ उदाहरण दे दिए। तो जैसे यदि आपने पिछले वीडियोस का कंसेप्ट डिस्कशन सुना होगा तो उसमें हमने देखा था कि आधार, यदि राशन कार्ड से लिंक नहीं है आधार, और ऐसे में प्रशासक किसी बुजुर्ग महिला जो कि गरीब है उसे राशन देता है, तो वो एक्ट इलीगल है, क्योंकि कानून ये बोलता है कि आधार को राशन कार्ड से लिंक होना जरूरी है। लेकिन यदि प्रशासक ने फिर भी महिला को दिया है भोजन या राशन, तो ऐसे में वो उसकी सिंपैथी, कंपैशन को दिखाता है, यानी कि वो एथिकल काम कर रहा है। तो आप ये दर्शा सकते हैं। दूसरा है कि जैसे कोई गरीब बच्चा है, उसके पास पैसे नहीं है, उसकी माँ बीमार है, लेकिन उसके लिए उसे दवाई खरीदनी है और ऐसे में वो दवाई चुरा लेता है, तो वो चीज इलीगल है, क्योंकि चोरी करना इलीगल है लेकिन एथिकल है। यहाँ पर ये जो इसके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो एथिकल है, वो नैतिक है, क्योंकि वो अपनी माँ को बचाने के लिए चोरी कर रहा है। तो आप ऐसे यहाँ पर चीजें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यूपीएससी अक्सर यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे। तो चलिए अब आज के प्रश्नों को देखते हैं। यदि आपके पास आज का प्रश्न नहीं है, जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में एक प्रश्न दिखा दिया गया था, लेकिन फिर भी यदि आपको प्रश्न चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। देखिए, यूपीएससी आपसे सीधा पूछ रहा है कि इमोशनल इंटेलिजेंस आप किस तरीके से एज एन एडमिनिस्ट्रेटर लागू करेंगे। तो सबसे पहले कंसेप्ट डेफिनेशन दीजिए, आप क्या समझते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस से या भावनात्मक बुद्धिमत्ता से। 2 से 3 पंक्तियों में समझाइए उसे। देन अब आइए मुख्य भाग में, मेन बॉडी जो होगी आपके आंसर की, उसमें आप कोशिश कीजिए कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस से जुड़े पैरामीटर्स हैं, 5 पैरामीटर्स हैं, उसे अपने आंसर्स के अंतर्गत शामिल कीजिए।
पहला जैसे सेल्फ मोटिवेशन यानी कि जो आत्म प्रेरणा होती है वो एक पैरामीटर है इमोशनल इंटेलिजेंस का। देन सेल्फ कंट्रोल यानी कि स्व नियंत्रण आपके अंतर्गत होना चाहिए। देन एम्पैथी यानी कि समानुभूति, सोशल स्किल्स यानी कि सामाजिक कौशल आपके अंतर्गत होना चाहिए। एंड सेल्फ अवेयरनेस अवेयरनेस यानी कि स्व जागरूकता। तो ये पैरामीटर्स आपको दर्शाने पड़ेंगे ताकि एग्जामिनर को समझ में आए कि आपको ठीक से चीजें पता है, आपको पता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, पैरामीटर्स क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस के। देन एक एक एग्जाम्पल्स आपके अंतर्गत दे दीजिए कि कैसे जब आप एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे तो आप सेल्फ मोटिवेशन लागू करेंगे। उदाहरण के तौर पर आप ये कह सकते हैं कि आप जब अपनी स्कीम्स लागू करवाएंगे तो किसी भी प्रकार के रिकग्निशन के लिए आप प्रेरित नहीं होंगे। आप ये नहीं चाहेंगे कि आपको कोई रिकग्निशन मिले तभी आप स्कीम लागू करवाएंगे। इवन जो वल्नरेबल सेक्शन यानी कि जो गरीब वर्ग है, जो कमजोर वर्ग है, उनकी ब्लेसिंग्स या उनकी दुआएं भी आपके लिए एक सेल्फ मोटिवेशन के रूप में कार्य करेगी। उदाहरण के तौर पर जब हम एक बुक का डिस्कशन कर रहे थे जो अनिल स्वरूप जी ने लिखा था, नॉट जस्ट अ सिविल सर्वेंट, तो उसमें हमने देखा था कि वो किस तरीके से वल्नरेबल सेक्शन यानी कि जो गरीब वर्ग है उनके द्वारा जो उन्हें दुआएं मिल रही थी उन्हीं से वह मोटिवेट हो रहे थे राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने के लिए। तो ऐसा कोई उदाहरण आप दे सकते हैं यहाँ पर। देन सेल्फ कंट्रोल यानी कि स्वनियंत्रण में बताइए आप एक उदाहरण। आप ये बता सकते हैं कि जब आपको क्रोध आएगा, यदि आपके सबऑर्डिनेट ने ठीक से काम नहीं किया है तो जो आपको क्रोध आएगा आप उस पर क्रोध नहीं करेंगे, आप उस क्रोध को चैनलाइज करेंगे, जो एंगर है उसे चैनलाइज करेंगे ताकि सबऑर्डिनेट को ठीक से चीजें समझा सके, उसके कौशल में वृद्धि करवा सके। तो ये स्वनियंत्रण आप ऐसे दर्शा सकते हैं कि इस तरीके से आप इमोशनल इंटेलिजेंस को लागू करेंगे। देन एम्पैथी के अंदर आप ये बता सकते हैं कि जो भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं या गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उन्हें आप ज्यादा से ज्यादा एक्सेसिबल बनाएंगे, विशेषकर वल्नरेबल सेक्शन से दिव्यांग जन के लिए। तो ये आपका एम्पैथी यानी कि समानुभूति का तत्व यहाँ पर दर्शाएगा, क्योंकि ये सरकार की रिपोर्ट में ही दर्शाई गई है ये चीज कि जो भी सरकारी बिल्डिंग्स हैं वो दिव्यांग जन के लिए एक्सेसिबल है ही नहीं। तो आप बता सकते हैं कि दिव्यांग जन के लिए विशेषकर आप सारी जो सरकारी कार्यालय हैं या सरकारी बिल्डिंग्स हैं उन्हें आप एक्सेसिबल करवाएंगे दिव्यांग जन के लिए। देन जो सोशल स्किल्स है यानी कि सामाजिक कौशल के अंतर्गत आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं कि सोशल ऑडिटिंग को लागू करेंगे। मेघालय का उदाहरण दे सकते हैं लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप अपने शब्दों में लिखें कि कैसे आप सोशल ऑडिटिंग को लेकर आएंगे, 2 या 3 पंक्ति में समझा दीजिएगा ताकि जो जनता का विश्वास है वो ज्यादा से ज्यादा बने प्रशासन के प्रति। देन सेल्फ अवेयरनेस, आप ये बता सकते हैं कि जब आप प्रशासक बनेंगे तो जितनी नई टेक्नोलॉजीज है, उदाहरण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर 3D टेक्नोलॉजी जो 3D प्रिंटिंग आ रही है, या फिर इसी के साथ साथ रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, इन्हें ज्यादा से ज्यादा सरकारी कार्यालयों या सरकारी कार्यों के अंतर्गत लागू करने की कोशिश करेंगे ताकि जनता को बेहतर सुविधाएं, बेहतर सेवाएं मिल सके। तो टेक्नोलॉजी को लर्न करेंगे आप, क्योंकि वर्तमान समय में सरकार ये चाह रही है कि जो भी प्रशासक है, जितने भी प्रशासक हैं, ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजीज को लर्न करें, सीखें टेक्नोलॉजीज को, क्योंकि इसी के माध्यम से वे बेहतर प्रशासनिक सुविधाएं जनता तक पहुंचा पाएंगे। और इसके पश्चात आपको एक निष्कर्ष लिखना सधा हुआ। आप ये बताइए कि कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वर्तमान समय के प्रशासकों के अंतर्गत लागू किया जा सकता है। आप ये बता सकते हैं कि ट्रेनिंग है उसके द्वारा किया जा सकता है, या 360 डिग्री इवैल्यूएशन होता है, वर्तमान समय में सरकार ये कर भी रही है 360 डिग्री इवैल्यूएशन, आप उसका भी उदाहरण दे सकते हैं। और ऐसा सधा हुआ निष्कर्ष लिखकर क्वेश्चन का एंड कर सकते हैं या उत्तर का अंत कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको चीजें समझ में आई होगी। कोई भी डाउट्स होंगे तो प्लीज डिस्कॉर्ड प्लेटफॉर्म पर पूछ लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।